मैं क्लास में एक कहानी अक्सर सुनाता हूँ पंचतंत्र की। थोड़ा बदल के सुनाता हूँ। पंचतंत्र आप जानते हैं विष्णु शर्मा का एक कहानी संकलन है प्राचीन काल का। उसमें कई ऐसी कहानी है जो हमें नॉर्मल लाइफ के बारे में, सामान्य जीवन के बारे में लेसन देती है, सीख देती है। उसमें एक कहानी का नाम था, अगर मुझे ध्यान है, मैं स्कूल में पढ़ता था तो उसका नाम था पंडित की बकरी। कहानी थोड़ी सी अलग थी, मैं उसे थोड़ा सा अलग करके आपको सुनाता हूं ताकि आज के परिवेश में महत्व ज्यादा समझ में आए। कहानी यह है, मैं फिर बता रहा हूं कि कहानी में थोड़ा बदल कर सुना रहा हूं ताकि बाद में कोई हमला ना करे कि बदल के सुना रहे हो, कहानी तो यह थी, बदल कैसे दी। तो उस कहानी में यह था कि एक पंडित जी एक बकरी खरीद के जा रहे हैं। 3 लोगों को लालच है कि बकरी खाएंगे हम। उनको बेवकूफ बनाने के लिए एक ने कहा कि कुत्ता कहां ले जा रहे हो, एक ने कहा कि कौन सा पशु बताया, मतलब 3 पशुओं के नाम बोले कि यह कहां ले जा रहे हो, वो कहां ले जा रहे हो। उन्हें कंफ्यूजन हो गया कि जरूर कोई बहरूपिया जानवर है, तो छोड़ के भाग गया। मैं इस कहानी को थोड़ा सा मोल्ड करके सुनाता हूं कि एक बार एक आदमी एक छोटा सा बछड़ा खरीद के जा रहा था, सुंदर सा, और 3-4 चोरों की नजर पड़ी। उनका मन हुआ कि काश ये बछड़ा हमें मिल जाए, सस्ता मिल जाए, आधे दाम पर या उससे कम पर मिल जाए, तो क्या करें। तो उन्होंने एक साजिश की। बारी बारी वो उस व्यक्ति से रास्ते में मिले। पहले एक व्यक्ति मिला, एकदम सीरियस चेहरा बनाकर उसने कहा कि अरे पंडित जी, यह बकरी कितने की ली। पंडित जी ने कहा यार यह तो बछड़ा है, बकरी थोड़ी ना है। तो वह बड़े अच्छे से हंसा और बोला अच्छा बछड़ा है ये, अच्छा, इतना कहकर मुस्कुराते हुए निकल गया वहां से। पंडित जी को लगा कि अजीब गधा आदमी है। फिर उसने देखा है तो बछड़ा ही। उसका उतना ही काम था, किया और निकल गया। अब वह आगे चल रहे हैं। करीब 200-300 मीटर के बाद एक दूसरा आदमी अलग जगह से आया और इनके बीच में आपस में सांठ-गांठ है, ये इस आदमी को नहीं पता है। दूसरा आदमी आया और आते ही बोला वाह पंडित जी, कितनी मोटी बकरी है, एकदम बछड़ा लग रही है देखने में तो। अब इसको लगा कि यह मामला तो फंस गया है। ध्यान से देखा और बोला नहीं यार, मैं तो बछड़ा ही लाया हूं। तो वो बोला वही तो मैं कह रहा हूं, देखने में बछड़ा लग रही है एकदम, लेकिन है मोटी बकरी। यह कहकर वो भी निकल गया। फिर 1 किलोमीटर बाद तीसरा मिला और उसने कहा कि पंडित जी बस ऐसी ही बकरी चाहिए मुझे भी, कहां मिलेगी ऐसी बकरी। फिर उसने कहा, पंडित ने फिर थोड़ा धमकाते हुए कहा कि अरे बछड़ा है भाई, लेकिन वह दबाव कम बना रहा था और वो खुद दबाव में था। तो वह भी ठाका मारकर हंसा, बोला कि बछड़ा ऐसा होता है। वो जोर से हंसा और कहकर चला गया। और फिर चौथा आदमी जो असली था उनका मास्टरमाइंड, चीफ कॉन्स्पिरेटर, फिर वो आया पैसे गिनते हुए। उसने कहा अरे 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 अरे, ऐसी ही बकरी चाहिए, ऐसी ही बकरी चाहिए, कितने की मिलेगी। तो पंडित जी को लगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं तो बकरी खरीद के ले आया बछड़े के नाम पर या बछिया के नाम पर। फिर लगा घर जाऊंगा, घर पर पिटूंगा, इससे अच्छा है नुकसान कम कर लेता हूं। तो एज्यूम कीजिए कि उस जमाने में 100 रुपए के आसपास का बछड़ा लिया था। तो उन्होंने बताया कि मैंने 100 रुपए का लिया है। 100 रुपए का, तो बकरी तो 20 रुपए में आ जाती है, लेकिन ये तंदुरुस्त है और अगर आप चाहें तो इसके बदले में आपको 40 रुपए दे सकता हूं। फिर पंडित जी बोले कि यार चलो 60 का नुकसान सही, कम से कम 80 का तो नहीं होगा, और 40 रुपए का उसको दे दिया और खुश होकर घर लौट आए कि बच गया आज तो। अब यह जो पंचतंत्र की कहानी है ये इसलिए है कि जब हम जीवन में कोई डिसीजन लेते हैं, निर्णय करते हैं, तो हमारे आसपास बहुत सारे उटपटांग से इनपुट आते हैं, और यदि आप बहुत समझदार इंसान नहीं हैं तो इस बात का पूरा खतरा है कि कोई ना कोई कभी ना कभी आपको बेवकूफ बना ही देगा।
और हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं, हम तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के दौर में हैं। सारा ज्ञान ही वहां से आता है, सोशल मीडिया है। आप लोग मोबाइल फोन के मरीज हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। मैं भी आधा मरीज हूं, आप भी होंगे ही। आप तो नई जनरेशन के लोग हैं, ज्यादा मरीज होंगे। बिना वजह के मोबाइल फोन खोल लेते होंगे, फिर उस पर करते रहते होंगे ऐसे ऐसे। रील देख रहे हैं तो रील ही देखे जा रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं तो शॉर्ट्स ही देखे जा रहे हैं। मन ही नहीं भर रहा है। फोन देखते देखते थक गए और फोन रखा, और 1 मिनट के बाद फिर फोन उठा लिया कि थक गए हैं। क्योंकि डोपामाइन रिलीज होता है आजकल फोन देखने से। यह एडिक्शन है, खतरनाक एडिक्शन है। और हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैसेज कॉन्वे हो रहा है। इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा कभी नहीं आई हमारे आसपास जितनी आजकल आ रही है, और वह भी ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में आ रही है। अखबार के दौर में लिखित सूचना आती थी, केवल साक्षर लोग पढ़ते थे, बाकी पढ़ते ही नहीं थे। आज के दौर में ऑडियो है, विजुअल है, टेक्स्ट है, हर भाषा में है। कोई व्यक्ति बच ही नहीं सकता। और अगर किसी समूह के पास ताकत हो, उसके पास 10,000 ऐसे बेरोजगार हो जिनको काम दिया जाए कि दिन में 500-500 मैसेज भेजने हैं और हर मैसेज के बदले 2-2 रुपए मिलेंगे, तो कोई समूह पूरे समाज को अपने तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। महाभारत का सोचकर देखिए। महाभारत का युद्ध है, एक तरफ पांडव है, एक तरफ कौरव है। पांडवों के साथ में कृष्ण है। नैतिकता के लिए जरूरी है कि पांडव जीतें, और कृष्ण इस पूरी योजना के साथ वहां पर है। पर पांडव जीत नहीं पा रहे हैं, जिसके कई कारणों में से एक कारण यह है कि कौरवों की सेना में द्रोणाचार्य भी है, उनका पुत्र अश्वत्थामा भी है। द्रोणाचार्य गुरु तो पांडवों के भी हैं, कौरवों के भी हैं, पर वह कौरवों के साथ है। वह राजधर्म का पालन कर रहे हैं क्योंकि वह इस राज्य के साथ है, उसके साथ खड़े हैं। पांडवों की सेना उनको हरा नहीं पा रही, और अंत में कृष्ण को समझ में आता है कि पांडवों को जिताने के लिए कुछ कूटनीति का सहारा लेना होगा। कृष्ण जो कूटनीति के शिखर हैं, वो युधिष्ठिर से एक बात कहते हैं, पर युधिष्ठिर तैयार नहीं है एक गलत बात कहने के लिए। और अंत में कृष्ण अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके एक सिचुएशन बनाते हैं। एक हाथी अश्वत्थामा नाम का, उसकी हत्या होती है। बात फैलाई जाती है कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम भी है। और द्रोणाचार्य अचानक हताश होने लगते हैं। उन्हें फिर भी लगता है खबर सही है या नहीं, चेक तो कर लूं। तो वह अपने समय के सबसे प्रामाणिक व्यक्ति युधिष्ठिर से पूछते हैं। युधिष्ठिर धर्मराज हैं, झूठ नहीं बोलते। पूरी पांडवों की सेना ने, टीम ने जब उनसे कहा, वह तब भी तैयार नहीं हुए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अब झूठ नहीं है, अश्वत्थामा की हत्या हुई है। हाथी की ही हुई है तो क्या, कोई तो है ही। और तब भी वह चाह रहे हैं मैं पूरी बात बोलूं। तो द्रोणाचार्य ने पूछा, क्या अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर कह रहे हैं, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया, हाथी था या आदमी था। लेकिन जैसे ही नरोवा कुंजरोवा कहते हैं, ठीक उसी क्षण में बहुत तेज शंख बजता है कृष्ण का, और उस शंख की आवाज में द्रोणाचार्य सुन नहीं पाते पूरी बात, पर क्योंकि वह सुनते हैं सिर्फ इतना कि अश्वत्थामा मारा गया, वो हताश हो जाते हैं, हथियार छोड़ देते हैं, युद्ध भूमि में जमीन पर टिक कर बैठ जाते हैं, और इसी क्षण का फायदा उठा के धृष्टद्युम्न उनकी हत्या कर देता है। मैं सोचता हूं कई बार कि द्रोणाचार्य इतने योग्य व्यक्ति थे। यदि मिस इंफॉर्मेशन से या मैनिपुलेटिव इंफॉर्मेशन से उनको भी एक गलत तथ्य के प्रति आश्वस्त किया जा सकता था, तो आज के दौर में जब हर तरफ सोशल मीडिया के हमले हैं, कैसे कोई व्यक्ति सही फैसले करे? अगर द्रोणाचार्य उस आवाज को सुन पाते, नरोवा कुंजरोवा, तो शायद उनका फैसला बदल गया होता, तो शायद युद्ध की कहानी अलग होती। पर किस तरह से सूचनाएं पहुंचे,
कौन सी सूचनाएं ठीक से न पहुंचने दी जाए, कैसे कॉन्टेक्स्ट से बात को हटा दिया जाए। अगर सूचना देने वाले इसमें माहिर हों तो समाज क्या करे, आम आदमी क्या करे, द्रोणाचार्य जैसा महान चिंतक क्या करे। और इसलिए कुछ बातें जो मुझे लगता है कि होनी चाहिए इस मसले पर, मैं तो अपना जीवन लगभग आधा जी चुका हूं, बाकी तो पता भरोसा तो खैर कल का भी नहीं है, लेकिन अगर हाँ मैं भारत के सामान्य आयु के हिसाब से देखूं तो आधा जीवन जी चुका हूं। आप एक चौथाई वाले हैं, आपको जीवन में भी बड़े फैसले करने बाकी हैं। आपकी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, आपके चेहरे की चमक ही बता रही है। और फैसला करना हर दौर में मुश्किल था, आज के दौर में सबसे मुश्किल है। तो कुछ सावधानियां कि जब आप फैसला करें जिंदगी में तो किन सावधानियों को बरतें ताकि गलतियां कम से कम हो। गलतियां उसके बाद भी होंगी, कौन है जो गलतियां नहीं करता फैसले में, सब करते हैं, आप भी करेंगे, पर गलतियां कम हो, सही फैसले ज्यादा हो। तो मेरे एक फेवरेट दार्शनिक है जीन पॉल सार्त्र, फ्रेंच फिलोसोफर हैं। उनकी फिलोसफी का सार अस्तित्ववाद कहते हैं। उसका सार यह है कि अपनी जिंदगी की कहानी हम लोग खुद लिखते हैं। और किस चीज से लिखते हैं? अपने लिए गए फैसलों से लिखते हैं, निर्णयों से लिखते हैं। आपने किसी परिस्थिति में क्या फैसला लिया, इससे आपके जीवन की आगे की कहानी लिखी जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि यह टॉपिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, तो इसका नाम रख लेते हैं निर्णय। सही निर्णय लेने में क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। बेसिक सी बात इतनी सी है, जब आपके मन में कोई सवाल आए तो सवाल पूछिए। पहले मैं अपनी बात रखता हूं, फिर आप सवाल पूछिएगा। जब भी कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में आप उतरते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि यह देखिए कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले आप निष्पक्ष और तटस्थ हैं या नहीं हैं। एक शब्द होता है तटस्थ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं न्यूट्रल। तटस्थता को न्यूट्रलिटी बोलते हैं। इससे मिलता जुलता एक प्रसंग है निष्पक्ष, या निष्पक्षता कह लीजिए। इसको बोलते हैं इम्पार्शियल होना या इम्पार्शियलिटी एज इक्वालिटी। यह मैं कह रहा हूं निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले। बाद में तो जो होगा वो देखेंगे। जैसे हमारा समाज इस समय बहुत सारे सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से घिरा हुआ है। जैसे एक मुद्दा कुछ दिन पहले आया जो हिजाब का मुद्दा है। कर्नाटक से एक डिबेट उठी हिजाब की। फिर एक मुद्दा आजकल चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, जो कि हो सकता है वह जल्द ही किसी रूप से हमारे सामने आए। फिर पॉपुलेशन बिल के बारे में बातें चलती है आजकल, उत्तर प्रदेश में आया भी था और अभी कुछ और राज्यों में आने की बात है, शायद सेंटर में भी आ जाए। एक मुद्दा तो पिछले कुछ दिनों से कन्वर्जन का आप लोग सुन रहे होंगे, धर्मांतरण का, लव जिहाद का मुद्दा सुन रहे होंगे। सारे मुद्दे हमारे सामने आते रहते हैं। हम इन सब पर बात करेंगे समय के साथ, धीरे धीरे इन सब पर बात करेंगे। पर किसी टॉपिक पर बात करने से पहले यह देखना जरूरी है कि हम पहले से फैसला ले तो नहीं चुके हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत हमारे समाज की यह है कि फैसले पहले हो चुके हैं, विचार बाद में होता है। सही प्रोसेस तो यह है कि पहले विचार हो फिर फैसला हो, पर फैसला पहले होता है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, हर धर्म के लोग हैं। वैसे तो मैं बहुत ही अकेले टाइप का आदमी हूँ, दोस्त ज़्यादा नहीं है, पर जो है उनमें डाइवर्सिटी ठीक ठाक है। मैंने क्लासेस में भी देखा है और मैंने पाया कि हिजाब की बात आते ही कोई मुस्लिम बच्चा जनरली इस भाव से देखता है कि नहीं, ये गलत हो रहा है हमारे साथ, और कई हिंदू बच्चे इस भाव से देखते हैं कि एकदम सही, और होना चाहिए, और होना चाहिए। और मजे की बात यह है कि टॉपिक क्या है ना इसको पता है ना उसको पता है। कर्नाटक हाई कोर्ट का जजमेंट क्या है 128 पेज का, ना इसने पढ़ा है ना इसने पढ़ा है। कर्नाटक सरकार का क्या डायरेक्शन आया था, रूल क्या था, न इसने पढ़ा है ना उसने पढ़ा है। और फैसले का एग्जैक्ट मतलब क्या है किसी को नहीं पता, पर हम टॉपिक शुरू होने से पहले ही राय बनाकर चलते हैं।
E.H. कार एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हिस्ट्री में। उनकी एक बड़ी अच्छी किताब है व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है, बड़ी अच्छी किताब है। उन्होंने साबित किया कि हिस्ट्री के बारे में आप कुछ भी कह लीजिए, इतने फैक्ट्स हैं, इतने प्रमाण हैं, बेकार की बात है। अंततः इतिहासकार के दिमाग में जो बैठा हुआ है वो साबित वही करता है। इसलिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस लिखेंगे तो आप पाएंगे सबके निर्णय एक जैसे आते हैं, और जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं उनके फैसले एक जैसे आते हैं हमेशा। किसी हिस्टोरिकल फिगर को लेकर सोचिए, अकबर की बात कर लीजिए, औरंगजेब की बात कर लीजिए, एक धारा के फैसले हमेशा एक से आएंगे और दूसरी धारा के फैसले हमेशा दूसरी साइड से आएंगे। ऐसी माइंडसेट से अगर हम चलेंगे, और हमारी यूनिवर्सिटीज में भी तो यही होता है। बहुत रोचक बात है कि यूनिवर्सिटी में भी टीचर्स बंटे हुए हैं कि ये मार्क्सवादी है, ये भाजपाई है। और मैं सोचता हूं कि जो आदमी देश को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालता है यूनिवर्सिटी में, वो एक विचारधारा से बंधकर चीजों को देखने का आदी कैसे हो सकता है? उसके अंदर इतना वैचारिक साहस क्यों नहीं है कि किसी मुद्दे पर मेरी विचारधारा से बेहतर राय किसी और विचारधारा की भी हो सकती है? ये साहस क्यों नहीं है? और इसलिए जो बात यूनिवर्सिटीज तक में मिस होती है वो समाज में कहां से आएगी? विश्वविद्यालय का तो काम है समाज को सही दिशा देना, वही नहीं है तो समाज में कहां से आएगी? पहले कोशिश कीजिए न्यूट्रल होने की, तटस्थ होने की, कि मुद्दे को समझने से पहले न मैं इस तरफ हूं न मैं उस तरफ हूं। हिजाब की बात है, मुझे नहीं पता, मैं पहले स्टडी करूंगा, पूरा स्टडी करने के बाद मामला ठीक लगेगा तो मैं कहूंगा ये ठीक है, गलत होगा तो बोलूंगा गलत है। पहले क्यों फैसला करूं? ये तो बहुत बेसिक सी बात है। न्यूट्रलिटी जब रियल सिचुएशंस में आती है तो उसको बोलते हैं निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। ध्यान रखना है, निष्पक्ष नहीं रह पाने के भी दो तरीके होते हैं। निष्पक्ष का मतलब है कि भाई मैं एक्स और वाई के झगड़े में ना एक्स की तरफ हूं ना वाई की तरफ हूं। जैसे मानिए दो बच्चों में झगड़ा हो जाए और उनमें से दोनों की मम्मियां नीचे आ जाएं। जनरल परसेप्शन ये है कि मम्मी बच्चों के झगड़े में अपने बच्चे का पक्ष लेंगी। ये ऐसा नहीं है कि कोई सोशल कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है, बायोलॉजिकल लेवल पे बात चल रही है, क्योंकि मदर्स का लव आमतौर पर अनकंडीशनल माना जाता है। और ये बात जो मैं कह रहा हूं अफवाहों के बेस पर नहीं कह रहा हूं। एरिक फ्रॉम बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी किताब है द आर्ट ऑफ लिविंग, उसके बेस पर कह रहा हूं। मदर्स का लव आमतौर पर अनकंडीशनल होता है कि मेरा बच्चा परेशान है तो फिर मैं अपने बच्चे के साथ हूं। मुझे विचारधाराओं से, राष्ट्र से, समाज से, राजनीति से, इन सब से मतलब नहीं है, मुझे बस अपने बच्चे से मतलब है। इसलिए अगर कोई मदर बहुत ऑब्जेक्टिव है अपने बच्चे के मामले में तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जनरली इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो उसके पक्ष में थोड़ी सी खड़ी होगी। पिता लोग जिस प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं उसमें इस बात का खतरा ज्यादा होता है, यह संभावना ज्यादा होती है कि वो बहुत ज्यादा अपने बच्चे के पक्ष में झुके हुए ना दिखें। लेकिन उसमें भी एक खतरा है, कभी कभी हम खुद को इम्पार्शियल दिखाने के लिए दूसरे पक्ष में झुक जाते हैं। आपने कई पिताओं को देखा होगा कि दो बच्चों में झगड़ा हुआ, उनमें से एक उनका है, जाते ही अपने वाले को मारना शुरू कर देते हैं कि तूने ही बदमाशी की होगी, दे दनादन, दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना निष्पक्ष हूं। ये निष्पक्षता नहीं है। निष्पक्ष होने का मतलब ये नहीं कि अपने पक्ष के विरुद्ध खड़े ही हो जाना है हमेशा, और निष्पक्ष होने का मतलब ये भी नहीं कि दूसरे पक्ष के विरोध में खड़े हो जाना है। जाके सुनना है, दोनों बच्चों की बात सुननी है कि हाँ बेटा तुम बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, तुम बताओ क्या पर्सपेक्टिव है, और उसके बाद जो सही लगे फिर फैसला करना है। क्यों मैं दूसरे बच्चे के सामने साबित करने के लिए कि मैं निष्पक्ष हूं अपने बच्चे को पीटना शुरू कर दूंगा? आपके सामने भी फैसले आएंगे कि शादी इससे करूं कि इससे करूं। पहले से नहीं अपना मन बना लेना है, पहले सब बातों को जान लेना है, निष्पक्ष रहिए, सब पक्ष समझिए,
फिर फैसला कर लीजिए। उससे पूछें उसकी चॉइस भी है कि नहीं। ऐसा थोड़ी सिर्फ आपकी चॉइस का मामला है, उसकी भी तो होनी चाहिए। तो यह पहला स्टेप है। जब आप किसी प्रक्रिया में उतरते हैं तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि राय पहले से ना बनी, क्योंकि फैसला पहले कर लिया फिर तो बेकार की बात है ना। फैसला पहले ही आपने फैसला पहले ही कर लिया कि हिजाब तो होना ही चाहिए, फिर अपने विचार करना शुरू किया और फिर आप ढूंढ रहे हैं चुन चुन के वो तर्क जिससे वही साबित हो जाए जो पहले आपके दिमाग में साबित हो चुका है। फिर काहे का विचार विमर्श करना, ये पहला स्टेप है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 2 शुरू यहां से होता है। तो जब हमें शुरुआत का प्रोसेस समझ में आया, अब प्रोसेस ये है कि जब हम जजमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या क्या जानना है इस मुद्दे पर फैसला करने से पहले। तो सेकंड स्टेप जो आपका इनपुट है उसका कलेक्शन कैसा होना चाहिए। इनपुट का मतलब वो सारी जानकारियां जिनके बेस पर आप फैसला करेंगे। आपकी भाषा में कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, उसके बारे में 10 जानकारियां जुटा लेनी है पहले। तो जो इनपुट्स आप लेंगे, पहली बात तो वे एडिक्वेट होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अश्वत्थामा हतो, इसके बाद का लिया ही नहीं। अगर उसके बाद का भी सुन लिया होता तो शायद वैसा ना होता। तो हड़बड़ी में फैसला नहीं करना। पहले तो जो इनपुट्स आप लेंगे, पहली बात तो यह है वे एडिक्वेट होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अश्वत्थामा हतो, इसके बाद का लिया ही नहीं। अगर उसके बाद का भी सुन लिया होता तो शायद वैसा न होता। तो हड़बड़ी में फैसला नहीं करना है, पहले इनपुट पर्याप्त लेना है। और एक नियम होता है नेचुरल जस्टिस का। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस, बहुत फेमस केस है, 1978 का, आर्टिकल 21 के बारे में है। आप जानते होंगे कि 1973 में संविधान के मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट आया था 24 अप्रैल को केशवानंद भारती केस में। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने बीच बीच में ये बताना शुरू किया कि ये चीज भी संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आती है। मेनका गांधी केस में जिक्र करते हुए बात आई कि जो आर्टिकल 14 है संविधान का, जो कहता है कि समानता का अधिकार है, उसमें लिखा भले ही ना हो पर उसके अंदर निहित है पर्याप्त सुनवाई का अधिकार, राइट टू एडुकेट रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन। इसका मतलब कोई भी अदालत, कोई भी कमीशन, कोई भी अथॉरिटी, वो पासपोर्ट अथॉरिटी के बारे में था, पासपोर्ट ऑफिसर के बारे में था, कोई भी सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना, यानी दूसरा पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं कर सकता। ये जरूरी है और ये संविधान का मूल ढांचा है। सरकार का कोई भी अधिकारी आपके खिलाफ कोई फैसला बिना आपको सुनवाई का मौका दिए कर ही नहीं सकता। हाँ, सुनवाई का मौका दे और आप कहें कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है तो कर सकता है, पर आपको चांस मिलना चाहिए। अगर आपने एक पक्ष को सुना और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, कई बार क्या होता है, कई चीजें इतनी ड्रामेटिक तरीके से अलग होती है, एकदम अलग हो जाती है। जैसे मुझे ध्यान है एक बच्चे की कहानी, एक फादर और उसके बच्चे की कहानी। एक बच्चा मुझे एक बार मिला, तो हमारे ही एक दोस्त के परिवार का बच्चा। मुझे बच्चों से बात करना बहुत अच्छा लगता है और बच्चों को भी जनरली मुझसे बात करना अच्छा लगता है, तो मेरी अच्छी बनती है बच्चों के साथ में। तो मैंने उससे हालचाल पूछा, लाइफ में क्या चल रहा है। तो बच्चे अपने अफेयर वगैरह सब बहुत जल्दी मुझे बता देते हैं, बस 5-10 मिनट के अंदर सब एकदम ओपन हो जाते हैं। और फिर तो खैर वो दूसरी बात थी। मैंने उससे पूछा, बताओ बेटा सब कैसा चल रहा है जीवन में। तो फिर बताया उसने कि सर बात कुछ ऐसे है कि मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। तो मैंने कहा कि क्या हुआ। तो बोला देखो सर, मेरे स्कूल में ट्रिप जा रही है, सारे बच्चे जा रहे हैं, मैं ही नहीं जा रहा, पापा ने मना कर दिया है। मैंने कहा यार पापा ने क्यों मना किया, क्या हो गया, ज़्यादा खर्चा भी नहीं था। उसके पापा के इनकम को देखते हुए वो इतना गुस्से में था, बोला मुझे लगता है कि नाली से उठाकर लाए थे मुझे, क्योंकि सारे बच्चे जा रहे हैं, एक मैं ही नहीं जा रहा। अच्छा, बच्चे बहुत जल्दी फैसला करते हैं कि वो नाली के पास से आए
और नाली ही पता नहीं क्यों चुनते हैं। सड़क के पास से बोल दें, मंदिर के पास से बोलते हैं, नाली ही चुनते हैं सब बच्चे कि नाली के पास से लाए थे। या तो अपना हुलिया देखते होंगे शीशे में, इसको देखकर ज्यादा क्लोज लगता होगा कि नाली के पास से आए। तो मैंने कहा यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अच्छा, मुझसे कोई व्यक्ति पूछे कि बच्चों का कोई ट्रिप जा रहा है स्कूल का, अपने बच्चे को भेजूं या ना भेजूं, तो बेटे में लोग तैयार रहते हैं, बेटे को लेकर थोड़ा ज्यादा सोचते हैं। तो मेरी सलाह हमेशा यही होती है कि जरूर भेजो, क्योंकि परिवार में आप सिखा ही नहीं पाएंगे वो चीजें जो ट्रिप पर सीखने का मौका मिलेगा। तो मैंने उसके पिता से, जो वहीं आसपास थे, अलग से बात की। मैंने पूछा कि यार बड़ा नाराज है तेरा छोरा, कह रहा है कि पापा भेज नहीं रहे ट्रिप पे। अब सोचिए, मैं जब उसके पिता से मिला, मेरे मन में यह भाव था कि ये ऐसी मूर्खता क्यों कर रहा है, क्यों नहीं भेज रहा। तो उसके फादर ने साइड में ले जाकर बोला मुझे कि सर दिक्कत क्या है, डॉक्टर ने मना किया है, इसके हार्ट में प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा है कि भूलकर भी बाहर नहीं भेजना है, और यह भी कहा है कि इसको पता भी नहीं चलना चाहिए कि प्रॉब्लम है। अगर इसको बता दिया इस उम्र में कि हार्ट में दिक्कत है तो जिंदगी खत्म, भेज दिया तो वैसे खत्म, तो करे क्या। अब देखिए कि दूसरा पक्ष सुनते ही क्या हुआ, पूरा पर्सपेक्टिव ही मेरा चेंज हो गया। अब बच्चा मुझसे पूछ रहा है, बच्चे को लगा था कि मैं उसकी अप्रोच लगाने गया हूं, सिफारिश करने गया हूं। वो मुझसे पूछ रहा है कि बात कर लिया आपने, अब मैं ऐसा क्या बोलूं। कई बार ऐसा होता है कि आपने एक पक्ष को सुना, आपको लगा कि इतना ऑथेंटिक है, पर्याप्त है, फैसला कर लो, लेकिन दूसरा पक्ष इतना ड्रामेटिकली अलग होता है, इतना जरूरी होता है कि वो सुनने के बाद आपको लगता है कि ये तो सुने बिना फैसला हो ही नहीं सकता था। इसलिए कोई पक्ष कितना भी कन्विंसिंग हो, पूरा परिवार, पूरा धर्म, पूरा समाज, पूरी राजनीति सब एक तरफ बोल रहे हो, तब भी ध्यान रखना कि दूसरा पक्ष भी होता है। जब तक कि सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखेंगे, आप सच के नजदीक नहीं पहुंच पाएंगे। हमेशा देखिए, कोई इंफॉर्मेशन आई है, नीयत का सवाल भी हो सकता है ना। किसी ने आपको क्यों बताया, कोई आपको कहे कि तुम जानते हो, तुम जिसे पसंद करते हो वो आज कहां घूम रहा था। आप कहना अच्छा पहले बता दो, पहले बता दो, पूरा तुम सूचना ले लो पहले, क्या दिक्कत है। फिर सोचना कि ये बताने क्यों आया इतनी दूर, ऑटो का खर्चा करके। हो सकता है ये तीसरा उम्मीदवार हो, भाई हो ही सकता है, ये भी तो हो सकता है ना भाई। एक डाउट का स्कोप तो रहता ही है, आप इतना प्रिकॉशंस तो लेंगे ही ना। ऐसे कैसे फैसला कर लेंगे किसी के बारे में, और जब तक यह तय न हो जाए कि व्यक्ति गलत है, तब तक उसे दोषी नहीं मानना। हम बहुत जल्दी कोशिश करेंगे कि नार्को, पॉलीग्राफी ये सब समझेंगे, इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, क्या सिस्टम है, कानून का बुनियादी सिद्धांत क्या है। 1000 अपराधी भले छूट जाए, एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मोजिज नाम का एक फिलोसोफर था, यहूदी जाति का, उसका कथन है, और दुनिया के सारे सभ्य देश इसी उसूल पर चलते हैं। और इसका सिंपल मतलब यह है, जब तक साबित ना हो जाए कि कोई अपराधी है, उसे अपराधी नहीं मानना है, वरना आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब आप सब पर शक करते रहेंगे, सब पर संदेह करते रहेंगे, लोग आपसे बात करना बंद कर। दो ही तरीके हैं, जब तक साबित नहीं होगा तब तक भरोसा करूंगा, दूसरा जब तक साबित नहीं होगा तब तक शक करूंगा। ज्यादा अच्छा क्या है, भरोसा कीजिए जब तक साबित ना हो कि भरोसा गलत है, क्योंकि भरोसा बनाना मुश्किल काम है, तोड़ना बहुत आसान काम है। अब जब इतना कुछ हो गया, अपनी नजरों से जस्टिस भी देख लिया, एडिक्वेट आपके फैक्ट्स हैं पक्ष विपक्ष में दोनों तरफ के, वो सब देख लिए, तब सवाल आता है कि अब हमें जजमेंट करने की ओर बढ़ना है। जजमेंट करते समय हमें किन गलतियों से बचना है। एक वर्ड होता है, आपने
शब्द मतलब एक विषय सुना होगा, एक वर्ड होता है लॉजिक, आपने सुना होगा। तर्कशास्त्र बोलते हैं इसको हिंदी में। लॉजिक इज अ पार्ट ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी की कुछ ब्रांचेज हैं, उनमें से एक लॉजिक है। लॉजिक का काम ये बताना है कि हम फैसला करते हुए, लॉजिकल डिसीजन करते समय कौन कौन सी गलतियां करते हैं। उन गलतियों को बोलते हैं फैल्सी, या हिंदी में बोलते हैं तर्क दोष। कि तर्क करते हुए कौन सी गलती आमतौर पर हमसे हो जाती है। अगर हम प्रिकॉशंस न लें, अगर समझदारी से काम ना करें तो जजमेंट करते समय हमें कुछ ऐसी गलतियों से बचना है जिन्हें जनरली हम फैलेसी कहते हैं। तर्क दोष कह सकते हैं। तर्क दोष तो 50 तरह के, हम बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं, उनकी बात करेंगे जो सामान्य जीवन में अप्लाई होती है। अक्सर ऐसे एक है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके इनपुट और जजमेंट के बीच में प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी यानी आनुपातिकता का सिद्धांत ठीक से काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इनपुट जितना है फैसला उतना ही होना चाहिए। ऐसे बात समझ में नहीं आ रही बिना एग्जाम्पल के, तो एग्जाम्पल से बात करते हैं, समझते हैं। आप लोग तो बहुत एडवांस जनरेशन के लोग, मैं आपको एक गांव के एक स्कूल की एग्जाम्पल देकर के समझाता हूं। एक गांव था छोटा सा, उसमें बॉयज स्कूल और गर्ल्स स्कूल अलग अलग होते थे। एक बार गांव के एक स्कूल के अंदर को एजुकेशन जो है वो स्टार्ट हुई कि एक ही स्कूल के अंदर बॉयज भी होंगे, तो बहुत सारे बच्चों ने उस स्कूल में एडमिशन ले लिया। एक उनको स्कोप, एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि किसी से कभी बात होगी। तो अब गांव के अंदर जब स्टार्ट हुआ तो एक साइड में गर्ल्स जो है, अब क्योंकि गांव था, बहुत बैकवर्ड विलेज था, तो बहुत नैरो मेंटेलिटी थी वहां पे गांव के लोगों की, तो बहुत कम लड़कियां थी जो उसमें जिन्होंने एडमिशन लिया था। तो एक क्लास के अंदर एक साइड में एक जो रो बनी हुई थी वो गर्ल्स की थी, और उसके बाद में बहुत सारा गैप, और फिर 3 जो रोज थी वो बॉयज की थी। तो मतलब बॉयज के जो 3 रोज थे उनमें गैप कम था, बॉयज और गर्ल्स के बीच में बहुत सारा गैप था। मतलब उनको देख के ऐसे तालिबान वाला भाव आता था। तो अब बॉयज जो थे उनका मन था कि मैं बात करूं इनसे, लेकिन करें कैसे? तो एक बार एक लड़की ने, 3 दोस्त बैठे थे, 3 लड़के थे, उनमें से एक लड़के से पेन मांग लिया। और वो लड़का तो बहुत दिनों से एक्स्ट्रा पेन लेके आ ही रहा था कि मौका मिलेगा तो मैं पेन दे दूंगा, और नहीं भी लेके आता तो अपना वाला पेन दे देता। ऐसे ही करते हैं आमतौर पर लड़के। तो उसने पेन दे दिया। अब उसके बाद में रिसेस के टाइम पे तीनों दोस्त में आपस में डिस्कशन चल रहा है कि इतने सारे लड़के थे क्लास में, तो पेन इसी से क्यों मांगा? किसी और से भी मांगा जा सकता था। तो और पहले पेन मांगने का मतलब कि अब तो इनकी शादी होगी, शादी नहीं तो कम से कम अफेयर तो है ही, तभी इससे पेन मांगा है। तो पूरा वो शास्त्रार्थ कर रहे थे कि यही लड़का क्यों उसने सिलेक्ट किया। तो फिर उन्होंने अनुमान लगाया क्योंकि इसके पास एक कार है और बाकी दोनों बेकार है। तो पूरा शास्त्रार्थ चला, और उसके बाद उनमें से किसी एक की सिस्टर उस स्कूल में थी, तो उससे बात हुई कि बहन तुम पता करके बताओ। तो उसकी बहन ने जाकर के उस लड़की से पूछा कि तुमने उससे पेन क्यों मांगा? तो उस लड़की ने पता है क्या कहा? उस लड़की ने कहा, किससे? अच्छा ये था क्या उस दिन वहां पे? मैंने तो बस ऐसे ही हाथ किया था कि पेन दे दो, किसी ने दे दिया, मैंने पकड़ लिया। आप लोगों की उम्र में अक्सर क्या होता है, हम इनपुट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके सोचते हैं। तो इनपुट जितना है उतना ही सोचना है, एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर किसी लड़की ने किसी लड़के से पेन मांगा है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पेन ही मांगा है। अगर कोई नोट्स मांगे हैं, बुक मांगी है, नोटबुक मांगी है, तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो चीज मांगी है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जितना इनपुट है उसको उतना ही सोचना होता है।
ऐसे मुझे ऐसे बहुत सारे केसेस क्लास में मिलते थे। तो एक लड़का आके बोल रहा था, एक लड़की ने कंप्लेन की कि सर एक लड़का है जो मुझसे गलत तरीके से बात करता है। तो मैंने उस लड़के को बुलाया, उससे पूछा कि क्यों भाई, तुम इससे गलत तरीके से क्यों बात करते हो? तो उसने कहा कि सर एक दिन मैं क्लास में बैठा था, वो आई, उसने मुझे देखा और वो मुस्कुराई, तो अब बताओ मैं क्या करूं? अगर किसी ने आपको देखा और अगर किसी ने मुस्कुरा दिया तो बात खत्म हो गई। इसको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत ही नहीं है। वाई डू वी ओवर थिंक? तो कहने का भाव ये है कि जितना फैसला निकले इनपुट से उतना ही फैसला निकालिए, उससे ज्यादा फैसला मत निकालिए। उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। हम में से अधिकांश लोग बहुत बढ़ाकर फैसला निकालते हैं। किसी ने सिर्फ आपसे इतना कहा कि यार अच्छा नहीं लगा तुमने आज यह काम किया, और आपने क्या क्या फैसले सोच लिए दिमाग के अंदर। उतना ही किसी मूड में किसी ने कुछ कह दिया, उस टेम्परामेंट में, उस इमोशन में कह दिया, तो उसकी वैल्यू उतनी ही रखिए, बहुत बढ़ाइए मत उस चीज को। उतना ही जितना उसका महत्व होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जजमेंट की दूसरी फैलेसी को बोलते हैं इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में। यह हम सब बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। और मैंने ऐसे बहुत बार मासूम बच्चों को देखा है, छोटे बच्चे भी, जैसे पहली बार कोई पसंद आ गया उनको, मान लीजिए, स्वाभाविक सी बात है, ऐसा हो ही जाता है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में किसी को देखकर अच्छा लगना, यह बहुत स्वाभाविक है, बहुत नॉर्मल बात है। अगर बिल्कुल नहीं ऐसा हो रहा है तो चिंता की बात है, अगर हो रहा है तो नॉर्मल बात है। अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ रही है या किसी लड़की को अगर कोई लड़का पसंद आ रहा है तो ये तो नॉर्मल है। गड़बड़ तो वहां है ना जहां लड़के को लड़की पसंद नहीं आ रही और लड़की को लड़का पसंद आ रहा हो, वहां गड़बड़ है। और उसी मासूमियत में आकर उसने कह दिया कि आप मुझे बड़े अच्छे लगते, और दूसरे व्यक्ति को मना करने की तमीज नहीं थी। भाई मना करने की भी एक तमीज होती है ना। आपको ठीक है उस रिलेशनशिप में नहीं रहना तो कायदे से मना कर दीजिए, पर उसने कहा कि बेहतर होता एक बार आईना देख लिया होता मुझे कहने से पहले। इस बच्चे का दिल टूट गया या बच्चे का दिल टूट गया, खतरनाक। इसने फैसला किया दुनिया के सारे लड़के ऐसे होते हैं या दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती है, अब किसी से नहीं बात करनी, अब जिंदगी भर अकेले ही रहेंगे। यह है जनरलाइजेशन। एक सैंपल है छोटा सा। एक व्यक्ति, पूरे कितने 800 करोड़ हो गए हैं, तो अब पूरी दुनिया में 8 अरब लोग हो गए। 800 करोड़ में एक ने आपको गलत तरीके से बोला और आपने फैसला कितनों के बारे में कर लिया? अगर 400 करोड़ मान ले, आधे उसमें से फीमेल रहेंगी या आधे मेल रहेंगे, तो 400 करोड़ मान लेते हैं। तो इस चीज को जनरलाइजेशन बोला जाता है। इसलिए जैसे अगर आप कभी बिहार गए या आप हरियाणा गए, तो वहां पे किसी ने आपके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव कर लिया, तो आपने अपने माइंड में परसेप्शन बना लिया कि सारे बिहारी ऐसे होते हैं, सारे हरियाणवी ऐसे होते हैं, सारे पंजाबी ऐसे होते हैं। तो ऐसी बकवास जब भी कोई करे तो उसको बोलना नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने बिहार के या हरियाणा के या पंजाब के कुछ 4-5 लोगों से बात की, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा स्टेट ही गलत है। बहुत जरूरी है कि फैसला करते हुए बहुत जनरलाइजेशन आपसे ना हो, बहुत बड़े फैसले आप ना करें, उतना ही करें जितना करने की जरूरत है। तीसरी फैलेसी क्या होती है कि हम लोग, एक आपने शब्द सुना होगा बाइनरी, आजकल चलता है खूब। हम लोग एक खास माइंडसेट में रहते हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी या डायक्टोमी। एक शब्द चलता है फिलॉसफी में, एक माइंडसेट का नाम है डायक्टोमी, बाइनरी थिंकिंग बोलते हैं। इसका मतलब होता है या तो ये या वो। और फिलॉसफी में, लॉजिक की दुनिया में इसका नाम होता है ऑल और नथिंग, या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं, या ब्लैक और व्हाइट। इसी का नाम है दूसरा, ब्लैक और व्हाइट।
एक स्लिपरी स्लोप नाम का चलता है फैलेसी, कुछ कुछ उसके नज़दीक है, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग होता है। इसका मतलब क्या होता है कि हम चीज़ों का फैसला करते हुए या तो इस तरफ खड़े होते हैं या इस तरफ खड़े होंगे, और हम ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि इन दोनों के अलावा तीसरा, चौथा या पांचवा रास्ता भी हो सकता है। जैसे ये आदमी या तो अच्छा है या बुरा है, या ईमानदार है या चोर है, या वफादार है या बेवफा है। जबकि दुनिया में, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही आदमी ईमानदार भी होता है, चोर भी होता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो ऑफिस के मामले में 100% ईमानदार होंगे, पारिवारिक मामलों में चोर हो सकते हैं। परिवार में 100% ईमानदार होंगे, ऑफिस में चोर हो सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं, बहुत होते हैं। हिंदी साहित्य में प्रेमचंद ने पहली बार यह समझाया हिंदी साहित्य को कि कोई कैरेक्टर सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छा और बुरा होता है, और मामला केवल प्रपोर्शन का है। कोई 45% अच्छा है, 55% बुरा। कोई 55 अच्छा है, 45 बुरा है। कोई 65 अच्छा है, 35 बुरा है। कोई 72 बुरा है, 28 अच्छा होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिनम। कॉन्टिनम की अप्रोच या कॉन्टिनम का मतलब यह है कि जब आप फैसला करें, हमेशा किसी चरम पर ना रहें, किसी एक्सट्रीम पर ना खड़े रहें। मोदी जी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बुरे हैं, एकदम बुरे हैं। ये ड्रामा नहीं करना है। क्या बोलना है कि मुझे मोदी जी की ये पॉलिसीज अच्छी लगती हैं और ये ठीक नहीं लगती, और ये मेरे को ठीक ठाक सी लगती है। एक समझदार व्यक्ति की तरह बात करेंगे ना, तभी मजा आएगा जिंदगी का। क्यों एक बहे हुए व्यक्ति की तरह बात करेंगे उछल कूद के? और मोदी जी क्यों, कोई भी नेता हो, आप किसी एक व्यक्ति के अलग अलग पक्षों को अलग अलग स्तर पर देखने समझने के लिए तैयार क्यों नहीं होते? उसके बारे में पूरा एक ही फैसला कर देना हमेशा के लिए। और चौथी बात जो आपकी उम्र में सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये है, जब भी कोई फैसला हो, हमेशा ध्यान रखना कि जो भी डिसीजन आपके हैं वह टेम्परेरी है। और इसलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखिए कि अगर कुछ नए और ऑथेंटिक इनपुट्स मिलते हैं तो आप अपनी राय, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल सकते हैं। कई बार हम इतने रिजिड होते हैं अपने फैसलों को लेकर कि एक बार कह दिया, लोग क्या कहेंगे, अब कैसे बदले अपनी बात को। यही तो साहस है, इसी को तो डेयरिंग कहते हैं। ये कह पाना कि मैं जो कह रहा था वो गलत था, आज मुझे लगता है मैं अपना ही बेहतर एक वर्जन हूं, अपना एक बेहतर संस्करण हूं। मुझे अपना ध्यान है कि मैं बचपन के दौर में बहुत दक्षिणपंथी रहा हूं। कॉलेज में गया तो काफी हद तक वहां वामपंथ का असर मेरे ऊपर हो गया, और आज मुझे लगता है कि दोनों ही रास्ते गलत हैं। फिर ह्यूम से उसने कुछ चीजें सीखी और कहा नहीं यह सही है, पेंडुलम की तरह इधर उधर इधर उधर, और अंत में उसने घोषणा की कि दोनों गलत है। मैं तो अपने रास्ते पर चलूंगा, और उस रास्ते का नाम दिया समीक्षावादी क्रिटिसिज्म, क्रिटिकल फिलॉसफी। मैं क्यों किसी का पिछलग्गू बनूं? 20th सेंचुरी में विटजेंस्टाइन आया, वह बहुत प्यारा आदमी था और कैम्ब्रिज से वह जुड़ा हुआ था। लुडविग उसका नाम था, और टाइम पत्रिका ने 20th सदी के सबसे महान 100 लोगों में उनको स्थान दिया। उसकी फिलॉसफी बहुत मुश्किल है, समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं, जो रोचक बात उसके बारे में है, उसने किताब लिखी ट्रैक्टस नाम से। किताब बहुत फेमस हुई, इतनी फेमस हो गई कि उस किताब को बेस बनाकर फिलॉसफी में 2-3 स्कूल चल पड़े।
सब उसके दीवाने हो गए। फिर वह घूमने चला गया, नदी के तट पर रहने लगा। फिर वापस आया कुछ साल बाद, बोला कि मैंने उस किताब में जो भी लिखा था सब बकवास है, मैं खुद अपनी किताब को खारिज करता हूं। लोग बोले, आप तो खारिज कर दोगे, हम तो उसी के बेस में पता नहीं कहां कहां तक भवन बना चुके हैं अपने अपने। उसने बोला, नहीं, गलत है तो गलत है। मैंने बोला, जो उस समय मुझे समझ आया सब गलत है। तब तक दूसरा सिद्धांत निकाला, तब एक दूसरा सिद्धांत निकाला, अपने ही पहले सिद्धांत के खिलाफ दूसरा सिद्धांत। यह साहस जो मैंने फैसला किया है, एक समय के बाद हो सकता है कि पर्याप्त इनपुट ऐसे मिले कि मुझे समझ में आ जाए कि जो फैसला गलत था, तो मैं गलत फैसला क्यों ढोता रहूं, क्यों नहीं ईमानदारी से मानूं कि हां एक गलती हुई। अब मैं उस गलती का निराकरण कर रहा हूं। मेरी राय पहले यह थी, अब मेरी राय यह है, और अभी भी गारंटी नहीं है कि हमेशा यही रहेगी, कल को बदल सकती है। हां, ह्यूमन रिलेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर तो कर ही सकते हैं। और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस का ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम अच्छे जज होंगे। बेहतर जज बनना बहुत मुश्किल काम है। हम जज बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा। अपने मामले में हम वकील और दूसरों के मामलों में जज हम तुरंत बन जाते हैं। लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है, जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है।